अपना करियर एक डॉक्टर बनने में ही क्यों चुना? मेरे डॉक्टर बनने में सबसे ज्यादा रोल तो मेरे पिताजी का रहा है। वो बचपन से ही, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, बार बार हमसे यही कहते थे और लोगों से कहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और रहे, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, अध्यापक थे श्री राम विलास सिंह करके, तो वो हमको डॉक्टर साहब कह के ही बुलाते थे लोअर क्लास में, मतलब टिल फिफ्थ, मतलब ही यूज्ड टू कॉल मी डॉक्टर साहब। तो एक होता है कि दिमाग में भी धीरे धीरे बनता चला गया कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। आपके पास कुछ बुजुर्ग अवस्था के और शिशु बच्चे जो है या यंग टीनेजर्स जो है आते होंगे जिनको अपनी समस्या समझ में नहीं आती है। दूसरी चीज ये है कि अगर उनको समझ में आ रही है तो वो आंखों में अगर पीड़ा या कोई तकलीफ आनी शुरू है तो हम उसको किस लक्षण से पहचान सकते हैं कि आंखों में हमारी तकलीफ शुरू हो गई या कोई दिक्कत है? तो अक्सर जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनमें कैटरेक्ट का शुरुआत हो जाता है, मोतियाबिंद जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे उनको धुंधला दिखने लगता है या कभी कभी सामने से लाइट पड़ती है तो चकाचौंध लगता है। एबव 40 ईयर्स, जैसे 40 साल जैसे ही पूरा होता है, 40 साल के आसपास नियर का विजन कम होने लगता है। उसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं हम लोग, वो नेचुरल चीज है। तो मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज रेड आई? अब आंख लाल होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आंख में एलर्जी है जिसको हम लोग एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इन्फेक्शन है तो उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। या फिर कभी कभी चोट लग जाने से भी आंख लाल होती है। कभी कभी स्पॉन्टेनियस आंखों के कंजक्टिवा में हेमरेज हो जाता है, जिसको हम लोग सब कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं, उसमें भी आंखें लाल हो जाती हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि एक नेत्र विशेषज्ञ के रूप में आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है? नमस्कार, welcoming once again Dr. Y Singh sir, eye surgeon from Gorakhpur, again in my podcast show Beyond Speeches for some more queries related to his life, working style, career and so on. नमस्कार सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मैंने तमाम विषयों पर पिछले पॉडकास्ट में आपसे जिक्र किया था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने अपना करियर एक डॉक्टर बनने में ही क्यों चुना? देखिए चंदन जी, क्या है ना कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो बचपन में कैरियर जैसा चीज तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता था। हम लोग ग्रामीण परिवेश से रहे हैं और आप देखते होंगे हर मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसी से ही 4 ही ऑप्शन ही होते हैं। एक फ्लो में ही निकलता है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसी। तो अब मेरे डॉक्टर बनने में सबसे ज्यादा रोल तो मेरे पिताजी का रहा है। वो बचपन से ही, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, छोटा था, तभी से वो बार बार हमसे यही कहते थे और लोगों से कहते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। और एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और रहे, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, मेरा प्राथमिक शिक्षा दीक्षा सब हमारे पैतृक गांव मंझरिया में हुआ था। प्राइमरी स्कूल जो हुआ करता है जी, तो वहाँ एक अध्यापक थे श्री राम विलास सिंह करके जी। तो वो हमको डॉक्टर साहब कह के ही बुलाते थे, मतलब लोअर क्लास में, मतलब टिल फिफ्थ, मतलब ही यूज्ड टू कॉल मी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो एक होता है कि दिमाग में भी धीरे धीरे बनता चला गया कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है और कुछ नहीं बनना है। फिर 5th के बाद हमारी एजुकेशन यहाँ गोरखपुर में हुई। यहाँ पे एक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है, पूज्य योगी जी महाराज जी का स्कूल है, वो प्रताप संस्था से संचालित होता है। तो वहाँ पे मैं 12th तक पढ़ाई किया। तो उस दौरान भी हमारे पिताजी का हमेशा मोटिवेशन रहता था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। 1-2 बार मैं थोड़ा सा डाइवर्ट भी हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने जो है हमको मोटिवेट किया कि नहीं, डॉक्टर ही बनना है। उसके बाद मैं चला गया इलाहाबाद उसके तैयारी के लिए, CPMT के। फिर मैं काफ़ी अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुआ और KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं अपनी वहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट किया और वहां से आपने डॉक्टर का एक जर्नी शुरू किया। जी। तो सर, डॉक्टर का जर्नी आपने शुरू किया, लेकिन आगे चल के आपने एक आई सर्जन, नेत्र विशेषज्ञ बनने का क्यों चुना? हमारे पास और भी डिपार्टमेंट्स हैं, बट व्हाई यू चूज टू बी अ आई सर्जन? जी, ऐसा कोई मतलब ड्यूरिंग MBBS
या पीजी की तैयारी के समय ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट चॉइस नहीं था कि ऑप्थेल्मिक ही लेनी है हमको जी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से परिवेश दिख रहे थे उसमें ऑप्थेल्मिक्स हमको एक तो लगा कि ये थोड़ी सी कूल ब्रांच है, बहुत हेक्टिक नहीं है, इमरजेंसी नहीं रहता है और सेवा का अवसर ज़्यादा रहता है। सेवा इसमें बुजुर्गों को जो मोतियाबिंद की बीमारी होती है बहुत ही कॉमन है जी, तो उसमें सेवा का अवसर भी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए मैंने ऑप्थेल्मिक्स चुना। ओके। सेवा का अवसर आपने कहा सर, तो मेरा एक सवाल है कि कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ बुजुर्ग अवस्था के और शिशु बच्चे जो है या यंग टीनेजर्स जो है आते होंगे जिनको अपनी समस्या समझ में नहीं आती है। एक तो पहली चीज समझ में नहीं आती है, दूसरी चीज ये है कि अगर उनको समझ में आ रही है तो वो क्या लक्षण हो सकते हैं जिनमें आंखों में अगर पीड़ा या कोई तकलीफ आनी शुरू है तो हम उसको किस लक्षण से पहचान सकते हैं कि आंखों में हमारी तकलीफ शुरू हो गई या कोई दिक्कत है। देखिए चंदन जी, हम आई सर्जन, आई स्पेशलिस्ट के पास मरीज अक्सर दो ही कंडीशन में आते हैं जी, या तो उनको धुंधला दिख रहा है जी, या उनके आंख में दर्द हो रहा है। ठीक। तो अक्सर जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनमें कैटरेक्ट का शुरुआत हो जाता है, मोतियाबिंद जिसको हिंदी में बोलते हैं जी। तो जैसे उनको धुंधला दिखने लगता है या कभी कभी सामने से लाइट पड़ती है तो चकाचौंध लगता है, लाइट के सामने घेरे से बनने लगते हैं, इस तरह की कई दिक्कतें आती हैं तो वो आते हैं हम लोगों के पास जी। और बाकी जैसे एबव 40 ईयर्स, जैसे 40 साल जैसे ही पूरा होता है, 40 साल के आसपास नियर का विजन कम होने लगता है, उसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं हम लोग, वो नेचुरल चीज है। तो कभी कभी कुछ लोग तो बड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे सर हमको तो बहुत बढ़िया दिखता था, अचानक अब धीरे धीरे नजदीक का दिखना कम हो गया, जैसे जैसे मैं दूर करता हूँ अच्छा दिखता है। अच्छा। तो जब वो आते हैं, जब उनको बताया जाता है कि नहीं ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये कोई डिसीज नहीं है, प्रेसबायोपिया कॉमन चीज है जी, तो वो लोग संतुष्ट होते हैं, फिर उनको चश्मे से इम्प्रूव हो जाता है। ओके। मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए कि व्हाट इज रेड आई, ये क्या है सर? देखिए रेड आई जो कि इस वर्ड से ही पता चलता है, शब्द से ही पता चल रहा है कि आंखें लाल होना। अब आंख लाल होना के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अगर आंख में इन्फेक्शन है, आंख में एलर्जी है जिसको हम लोग एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, इन्फेक्शन है तो उसको वायरल कंजक्टिवाइटिस या बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, या फिर कभी कभी चोट लग जाने से भी आंख लाल होती है, कभी कभी स्पॉन्टेनियस आंखों के कंजक्टिवा में हेमरेज हो जाता है जिसको हम लोग सब कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं, उसमें भी आंखें लाल हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे ग्लोकोमा हो गया, यूवियाइटिस हो गया, ढेर सारी कंडीशंस में आंखें लाल होती हैं। तो अलग अलग उसका डायग्नोसिस होता है, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जी जी। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि आज जब हमारा देश जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में निरंतर प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ता चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपके इस मेडिकल से भी, आपके इस विभाग से भी चीजें डेवलप कर रही होंगी, ग्रोथ हो रहा होगा, तो कैसे आप नए टेक्नोलॉजीज, नए जो हमारे टेक्नोलॉजीज हैं इस पे आप वर्क करते हैं, कैसे इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? चंदन जी क्या है ना कि जितनी भी सुपर स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जितनी ही जैसे ऑप्थेल्मिक्स हो गया, एनटी हो गया और इस तरह के जो भी हाईली स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, माइक्रो सर्जिकल ब्रांच हम लोग बोलते हैं, उसमें उतना ही ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है इक्विपमेंट्स में और टेक्नोलॉजी में। एग्जैक्टली। पहले होता था कि ऑप्थेल्मिक्स की ब्रांच बहुत ही बेसिक ब्रांच होती थी, उसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं रहती थी, जरूरत रहती थी, उपलब्ध नहीं थे। उसमें काफी काम तो टॉर्च से चल जाता था, एक छोटा सा स्लिट लैम्प से, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से ऑपरेशन होता था। अब तो इतनी हायर एंड मशीनें आ गई हैं, माइक्रोस्कोप हम लोगों के 1.5-2 करोड़ के आते हैं, खाली माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग व्यूइंग सिस्टम होता है जिसे देख के हम लोग सर्जरी करते हैं जी। फेको मशीन हम लोगों की 40 लाख 50 लाख मतलब 30-40 लाख के बीच की तो एवरेज मशीनें आती हैं, जो नॉर्मल मतलब बेसिक एक तरह से कह लीजिए। इसके अलावा जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जी, वो काफी कॉस्टली आते हैं। जैसे अब हमारे ही संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल में लगभग सारे हायर एंड इक्विपमेंट्स हैं जी। अब जो ओसीटी होता है जी, ये जैसे ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, उसी तरह से आंख का भी हम लोग इसको ओसीटी बोलते हैं। जो भी आंख की सारी लेयर्स होती हैं, रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं, वो सारे लेयर्स को दिखाता है किस लेयर में कौन सी प्रॉब्लम है, क्या
में पैथोलॉजी है, क्या डायग्नोसिस है, सारा चीजें उसमें क्लियर आती हैं जी। इसके अलावा जैसे ग्लोकोमा के लिए भी बहुत ही हायर एंड मशीनें आती हैं। अभी जैसे क्या है सर? ग्लोकोमा जो काला मोतिया बोलते हैं, अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, किसी दिन हम लोग इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। जी। अभी आज ही हमारी एक लेटेस्ट मशीन आई है, जो पुरानी मशीन थी वो अपडेटेड हो रही थी, तो एक लेटेस्ट ऑक्टोपस विजुअल फील्ड आता है, वो अभी आज ही हमारे वहाँ डिलीवर हुई है। जी। तो मतलब इन्वेस्टमेंट का और टेक्नोलॉजी का कोई एंड नहीं है, आप लगाते जाइए, कम पड़ता रहता है हमेशा। जी, इसीलिए मैंने जी ये सवाल आपसे पूछा कि चूंकि नई टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, आप उस पर कैसे वर्क कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि एक नेत्र विशेषज्ञ के रूप में आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है? बहुत ही जटिल सवाल है। देखिए, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में एज ए आई सर्जन हम लोग पास सेवा कार्य करने का थोड़ा अवसर ज्यादा रहता है। हालांकि जो भी चिकित्सक हैं, जिस स्पेशलिटी के हैं, हर कोई सेवा कार्य कर रहा है, लेकिन हम मरीज के पास तक जा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ज्यादातर कैंप्स, हेल्थ कैंप्स ऑप्थेल्मिक्स के ही होते हैं, आई के ही होते हैं। आप चैरिटेबल हॉस्पिटल देखेंगे, ऑप्थेल्मिक्स के ज्यादा मिलेंगे, आपको आई के हॉस्पिटल ज्यादा मिलेंगे। तो एज ए आई स्पेशलिस्ट ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज रहती है कि हम लोग दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के निःशुल्क नेत्र जांच शिविर करते हैं। वहाँ से जो पेशेंट हम लोग होते हैं उनको अपने सेंटर्स पे लाते हैं, ऑपरेट करते हैं, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट करें या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे करें, या जैसे मरीज चाहता है उस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये हम लोगों का एक स्ट्रेंथ है कि हम लोग बड़े स्तर पे एक सेवा कार्य कर पाते हैं और अपने जगह से हटके ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाकर के हम लोग सेवा कर लेते हैं। ये अच्छी चीज रहती है, ये आपकी ताकत हो गई। ये हमारी ताकत। कमजोरी क्या है सर? कमजोरी देखिए, एज ए डॉक्टर कोई ऐसा कमजोरी जैसा चीज तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के पेशेंट अक्सर ओल्ड एज होते हैं, ठीक है, और हर मरीज को हम लोग संतुष्ट भी नहीं कर पाते हैं। होता क्या है कि उम्र के साथ हमारा पूरा शरीर कमजोर होता है, हमारा पाचन शक्ति कमजोर होता है, हाथ की ताकत कमजोर होती है, पैर का कमजोर होता है, किडनी कमजोर होती है, उसी प्रकार से आंख भी कमजोर होती है। लेकिन कभी कभी हम लोग को दिक्कत तब होती है जब हम लोग मरीज का ऑपरेशन करते हैं और मरीज एक्सपेक्ट करता है कि उसका विजन मतलब बिल्कुल जैसे जब वो यंग था तो उस तरह का क्यों नहीं हो गया। हाँ, और उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि हम लोग जो कैटरेक्ट जब बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाता है, हम लोग उसे पकना कहते हैं, गांव के लोग बोलते हैं मोतियाबिंद पक गया है, तो उस कंडीशन में हमें रेटिना नहीं दिखाई देती है। तो पता चला हमने ऑपरेशन किया, रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, उसका विजन बहुत संतोषजनक नहीं आया, तो उसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है कि भाई क्यों नहीं आया। और अक्सर पेशेंट इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई उम्र हो गई है तो हमारी कॉर्निया, रेटिना सारा चीज कमजोर हो रहा है, हमारा हाथ पैर पाचन शक्ति सब कमजोर हो रही है, तो आंख भी कमजोर होगी। तो उस लेवल का जब कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है तो वो लोग थोड़ा सा असंतुष्ट होते हैं, तो तकलीफ होती है। हालांकि अब मरीज जागरूक हो रहे हैं, अब तो बहुत मैच्योर वाले स्टेज में मरीज आते भी नहीं है, मैच्योर कैटरेक्ट वाले स्टेज में, तो समझाना आसान होता है। और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई मशीनें आ गई हैं, तो बहुत सारी चीजें हम लोग पता कर भी लेते हैं कि कैसा विजुअल आउटकम होगा, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है। बाकी बीइंग ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बीइंग ए आई सर्जन, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। जैसे क्या होता है, मैं KGMC से पास आउट हूँ, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। तो वहाँ जैसे जब PG होता है ना, तो वहाँ के बच्चे टॉप रैंक पे जाते हैं, और जैसे रेडियोलॉजी हो गया, आर्थोपेडिक्स हो गया, मतलब इस तरह की जो ब्रांचेस है ना, तो ज्यादातर लोग वही प्रिफर करते हैं। हम लोग वहाँ तो ऐसा ट्रेंड रहता है कि जब कोई नॉन क्लिनिकल ब्रांच अगर PG में उठाता है या पैरा क्लिनिकल उठाता है या ऑप्थेल्मिक ENT उठाता है ना, तो मतलब ऐसा लगता है अरे यार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ ठीक से, मतलब पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। इसीलिए मैंने एक सवाल पूछा था कि आपने जो है बीइंग आई सर्जन ही आपने अपना ऐसे डॉक्टर तो वो चीज है। लेकिन जैसे मैंने ऑप्थेल्मिक्स उठाया जी, तो
मैं मतलब बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। हो सकता है मैं किसी और ब्रांच में जाता तो शायद इतना संतुष्ट न रहता। जी। मेरी चॉइस पीडियाट्रिक्स भी थी कि मेरे अंदर ही रहता था कि पीडियाट्रिक मैं लूंगा। इत्तेफाक से या उस समय मेरा बैड लक मुझे लगा, आज मुझे अपना गुड लक लग रहा है कि मुझे ऑप्थेल्मिक्स मिली और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और ऊपर वाले के दया से अच्छी सेवा कर रहा हूँ। और अभी मैं लगभग 625 के आसपास निःशुल्क हेल्थ कैंप कर चुका हूँ और हजारों गरीब और जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास पेशेंट भेजते हैं निःशुल्क ऑपरेशन कराने के लिए। और अच्छी बात यह है कि कुछ लोग सहयोग भी करते हैं जी। हमसे कहते हैं कि भाई हमारे नाम से 50 ऑपरेशन कर दो, पेमेंट उसका मैं दूंगा। तो जब लोग देखते हैं ना कि अच्छा काम कर रहा है सामने वाला, जब खुद अपने से पैसे खर्च करके फ्री में कर रहा है, तो वो लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है भाई हमारा पैसा सही जगह जा रहा है और सही जगह इस्तेमाल होगा। तो ऐसे भी लोग मिल रहे हैं। तो मैं तो अपने ब्रांच से बहुत संतुष्ट हूँ और बीइंग ए डॉक्टर भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मतलब बीइंग ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड बीइंग ए डॉक्टर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो गुड। तो सर एक दूसरा सवाल ये है कि इन दिस करियर बीइंग ए आई सर्जन, आपके इस पूरे फेज में ऐसा कोई एग्जाम्पल के तौर पे आप बताएं जिसमें इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल दैट केस बट एट द लास्ट यू फाइनलाइज्ड इट। देखिए एज ए केस का मतलब जैसे कुछ सर्जिकल केसेस ऐसे आ जाते हैं ना कि जो करना थोड़ा टफ होता है। जैसे कुछ समय पहले मैंने एक ऑपरेशन किया, वो पेशेंट जैसे हम था कुगड़ जिसको बोलते हैं, तो पेशेंट लेट नहीं पाते थे, मतलब ऑलमोस्ट वो सिटिंग पोस्चर में ही रहते थे। अब उनकी सर्जरी हमको करनी थी, अब करनी थी इसलिए कि उनके दोनों आंख का कैटरेक्ट पक गया था, मतलब ही वाज ऑलमोस्ट ब्लाइंड। ओके ओके ओके। उस वजह से एक आध बार वो गिर भी चुके थे, उनको चोट भी लग गई थी, एक बार फ्रैक्चर भी हो गया था, बहुत सारी दिक्कतों के साथ वो जी रहे थे। वो मतलब एक तरह से डिप्रेशन की स्टेज में भी जा रहे थे। तो बहुत जगह से उनको मना किया गया, नहीं लोग किए, लेकिन मैंने उसको एज ए टास्क लिया कि नहीं, इस आदमी को अगर दिखने लगेगा तो इसकी आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, उसका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, उसका जो अक्सर गिर जाने की वजह से फ्रैक्चर वगैरह और भी दिक्कतें होती है वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको किया। अब टेबल को किस तरह से सेट करके खड़ा होके फिर मतलब इट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर यू बट हाँ तो किया हमने। और ऐसे अक्सर होते हैं जैसे बहुत ज्यादा हार्ड कैटरेक्ट होता है जी, तो पता चला बहुत हार्ड कैटरेक्ट है, पिपल भी नहीं डायलेट हो रही है, तो ऐसे केसेस को करना भी थोड़ा टफ होता है। ऐसे केसेस तो खैर हमारे वहाँ रूटीन होता है जी। तो ये सब चीजें हैं, उसी में कुछ इंटरेस्टिंग केस आते हैं, कुछ टास्क टाइप के केस आते हैं कि नहीं इसको करना है। मतलब कुछ पेशेंट जैसे देखिए हर काम आदमी करता है संतुष्टि के लिए, पैसे कमाने के लिए। कुछ सर्जरी ऐसे होते हैं जो मन करता है कि नहीं इसको करना है, मजा आएगा करने में। मतलब जब वो पेशेंट का सेटिस्फेक्शन होता है ना जी, तो मजा आता है। वो वहां पे पैसा सेकेंडरी हो जाता है, वहां प्राइमरी रहता है जो पेशेंट के चेहरे पे जो पोस्ट ऑप जो विजन आने के बाद जो उसका स्माइल होता है ना, जब वो नेक्स्ट पोस्ट ऑप डे या 2-4 दिन बाद जब दिखाने आता है जी, और जब मुस्कुराते हुए जैसे ही चैम्बर में घुसता है, चेहरा देख के लग जाता है कि ही इज वेरी हैप्पी। तो वो एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन होता है। तो आप कर्म के साथ साथ पुण्य कमाने का अवसर भी जो है नहीं छोड़ते हैं। बहुत सुंदर। सर आप अपनी आलोचनाओं को कितनी अच्छी तरीके से संभालते हैं? देखिए आलोचनाएं 2 तरह की होती हैं, ठीक है। एक तो आलोचना होती है कि कोई इंटेंसली करता है आपको डिमोरलाइज करने के लिए, आपको पीछे खींचने के लिए, आप जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए। एक तो वो आलोचना होती है। एक आलोचना होती है जो हमारे अपने शुभचिंतक, अपने नियर डियर और अपने लोग करते हैं कि एक तरह से वो वार्निंग होती है, वो पॉजिटिव के लिए होती है कि भाई ये गलत जा रहा है, अब इसको तुम सुधार लो। ठीक है, ऐसा अक्सर भी होता है। जैसे हम लोगों के सीनियर्स हैं, हम लोगों के ब्रांच में गोरखपुर में बड़ी अच्छी हारमोनी रहती है। जैसे कोई पेशेंट मान लीजिए हमारा किसी को वहाँ चला गया, तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को फोन करके बाद में जैसे पेशेंट जाने के बाद बताते हैं कि यार
तुम्हारे पर्चे में ये लिखना मिस हो गया था, ये फाइंडिंग गलत हो गई थी, ये डायग्नोसिस थोड़ा सा देख लो, या ये पेशेंट संतुष्ट नहीं है, तो वो सब एक तरह से पॉजिटिव है, उसको हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। एक दूसरे को हम लोग इस तरह से कन्वे करते हैं मैसेज को। जैसे एक कहावत है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, तो वही है कि आसपास आपके आलोचक होने चाहिए, तभी आप अच्छे रास्ते पे जाएंगे और आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। और बाकी जो पैर खींचने के लिए करते हैं वो भी पता चली जाता है, तो उनसे अलर्ट रहने की जरूरत है। पॉजिटिव आलोचना कोई करता है तो उसको एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए। हालांकि ये कहना बड़ा आसान होता है, कई लोग नहीं इस चीज को फॉलो कर पाते हैं, लेकिन ये इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर। Sir, as I was coming to do a podcast with you, early morning I coordinated to some of my colleagues. तो उन्होंने बताया कि अभी बीते रविवार को नीट का एग्जाम हुआ है। तो कुछ बच्चों से मैंने कोऑर्डिनेट किया, जूनियर से, साथियों से। तो उन्होंने बताया कि कुछ ने बताया बड़ा टफ एग्जाम आया था, कुछ ने बताया जितना प्रयास किया गया था उस हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं दिखी, थोड़ी निराशा है उनके अंदर। तो मैं चाहूंगा सर, बीइंग अ डॉक्टर, आप अपने इस फील्ड के लिए, अपने इस डिपार्टमेंट के लिए उन सभी युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपने आप को पॉजिटिव बनाए? देखिए चंदन जी, जो अक्सर होता है कि पेपर इजी आया, पेपर टफ आया, ये बहुत मैटर नहीं करता है, क्योंकि इजी या टफ होना वो सबके लिए होता है। इजी रहेगा मेरिट हाई जाएगी, टफ रहेगा मेरिट कम आएगी, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बाकी एग्जाम में सिलेक्शन ना होना या अच्छी रैंक ना आना, ये सब बातों को एज ए मोटिवेशन लेना चाहिए बच्चों को। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं और बहुत सारी अनफॉर्चुनेट घटनाएं भी होती हैं, कोटा वगैरह में अक्सर सुनने को आता है, बाकी जगह भी सुनने को आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज़ हम चाहते हैं अगर वो नहीं मिलता है ना, तो ऊपर वाला कुछ उससे अच्छा हमारे लिए सोच रखता है, हमारे लिए कुछ उससे बेहतर सोच के बैठा हुआ है। तो इसीलिए जो हो रहा है उसको होने देना चाहिए, हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, प्रयास में कमी नहीं रखनी चाहिए। कभी होता है कि पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छी रैंक नहीं आई, दूसरे में बहुत अच्छी आ गई। अब अभी लेटेस्ट एग्जांपल है जो यूपीएससी टॉपर हैं, तो उनको 5th अटेम्प्ट में उन्होंने टॉप किया, शुरू के 4 अटेम्प्ट में उनका नहीं हुआ। शक्ति दुबे जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि बस ये है कि अपनी हिम्मत नहीं हारना होता है और अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करना चाहिए, खुद से चीटिंग नहीं करना चाहिए कि हम खुद को कंफ्यूजन में रखे हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे हैं, दिमाग कई तरफ डाइवर्टेड है, कैरियर का प्रॉपर चूज नहीं कर पा रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी कैरियर चूज करिए, नीट है तो नीट में पूरे जी जान से, दिलो जान से लग जाइए, सफलता मिलेगी। और जो भी जितने बच्चे अपीयर होते हैं 2 से 4% का ही सिलेक्शन होना है जी। तो ऐसा नहीं होता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो सड़क पे आ जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है, वो बेरोजगार रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है 10 साल 15 साल 20 साल बाद जब मिलते हैं तो पता चला कि वो सिलेक्शन वालों से ज्यादा अच्छी स्थिति में है। तो मेरा बस यही मानना है कि ये मान के चलना चाहिए कि अगर हमको कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो ये मान लीजिए कि वो ऊपर वाले के अनुसार चल रहा है सब कुछ, और वो हमसे हमारे लिए और अच्छा कुछ सोच रहा होगा या सोच के रखा होगा, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये भी मान के चलना चाहिए। ठीक बात है। तो ये आप मैसेज हमारे उन सब विद्यार्थियों को देना चाह रहे हैं जो इस बार निराशा से भरे हुए हैं। ठीक है सर। ऑलराइट सर, मैं देख पाता हूं कि आप कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो आप इसके बीच कैसे अपने आप को पारिवारिक और ये प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ के बीच सामंजस्य बैठाते हैं? चंदन जी, देखिए क्या होता है कि एक चीज होती है इच्छा शक्ति। अगर कोई कार्य करने की इच्छा शक्ति है तो रास्ते निकल आते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि कोई काम करने के लिए केवल एक ही बहाना होता है कि इस काम को करना है, और यदि किसी काम को नहीं करना है तो ढेर सारे एक्सक्यूजेस और बहाने निकल के आते हैं, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है।
यानी कोई काम करना है तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, करना है तो करना है, ये जब डिटर्मिनेशन हो जाता है तो सारी चीज़ों का बैलेंस बन जाता है। अब जैसे हमारा पारिवारिक लाइफ है जी। तो हमारी पत्नी है अलका सिंह जी, जो कि हमारा संगम सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं, मैनेजमेंट देखती हैं। उनका काफ़ी सहयोग रहता है। और अभी कुछ दिन पहले मैं IMA का चुनाव लड़ रहा था सचिव पद के लिए, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। एक बार हमको लगा कि नहीं ये बहुत हेक्टिक हो रहा है, हमें बैक हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आपके अंदर कैलिबर है, आप कर सकते हैं, आप करिए। तो परिवार का भी सहयोग रहता है। इसके अलावा जो भी हमारे सामाजिक कार्य हैं तो उसके लिए भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से समय निकालता हूँ। लेकिन जो मेरा मेन कार्य है, जो मेरा प्रोफेशन है एक आई स्पेशलिस्ट या आई सर्जन का, जी, उससे मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ जो हमारा वर्किंग टाइम है उसमें मैं कहीं नहीं जाता हूँ, पेशेंट्स के साथ पूरा न्याय करता हूँ। उसके अलावा जैसे सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है तो अपने सभी जो इस तरह के दायित्व रहते हैं सामाजिक या फिर जो भी चैरिटी वर्क या कुछ भी रहता है सेवा कार्य, वो सब मैं उसी समय में करता हूँ। और बीच में भी कभी बहुत आवश्यक होता है तो आधे घंटे 45 मिनट के लिए OPD से निकल के जाके अपना कार्य करके आ जाता हूँ। चूँकि हमारे वहाँ टीम है, कई कंसल्टेंट्स हैं, तो अस्पताल का काम भी प्रभावित नहीं होता है। अब जैसे अभी वर्तमान में मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर ब्रांच का सचिव हूँ। इसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का मेडिकल सेल है, चिकित्सा प्रकोष्ठ जी, उसका मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर का दायित्व भी है मेरा। रीजन में मतलब लगभग 12 जिले आते हैं, तो वो कार्य भी देखना होता है। इसके अलावा कई मतलब 10 से 12 सामाजिक संगठनों से मैं डायरेक्ट जुड़ा हूँ कि जिसके कार्यक्रमों में जाना होता है, सहयोग करना होता है। तो बस वही दिमाग में रहता है, करना है तो टाइम मैनेज हो जाता है, नहीं करना है तो बहुत सारे लोग हैं नहीं उनको समय मिलता है, नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो प्रयास रहता है कि चीज़ों को बैलेंस रखूं, परिवार भी सफ़र ना करे। हमारा व्यवसाय जो है जिसकी वजह से मेरा पहचान है उसमें भी कंप्रोमाइज़ ना हो, हमारे मरीज का ट्रस्ट हमारे ऊपर बना रहे, उनको पर्याप्त समय दूं। और साथ साथ जो हम अपना सेवा कार्य करते हैं, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, तो वो कार्य भी अपना उसी में चलता रहता है। सर, इन तमाम सवालों के साथ मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। आप तमाम अनुभव लेके चल रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने जीवन से कुछ अनुभव साझा कीजिए ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ, जीवन में निराश नहीं होना है, हमेशा सकारात्मकता बनाए रखनी है, अपने आप को ऊर्जान्वित रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जैसा कि मैं अपने लाइफ में इस चीज को करता हूँ, निगेटिव नकारात्मकता बहुत मैं कम सोचता हूँ। किसी के बारे में मैं नकारात्मक या गलत नहीं सोचता हूँ। जैसे कभी दिमाग में नहीं था किसी का नुकसान करना है या किसी के सर पे पैर रख के आगे निकल जाना है, ऐसा कुछ नहीं। दिमाग में बस ये रहता है कि हमें जो कार्य करना है वो करते रहना है। और कहीं से भी निगेटिव एनर्जी ऐसी चीज होती है ना कि वो सामने वाले को बाद में प्रभावित करती है, पहले खुद को प्रभावित करती है। Exactly. आप अगर किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी के बारे में गलत कहते हैं या करते हैं, तो उस करने से पहले आप इतना सोचते हैं, इतना प्लानिंग करते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर उस दौरान बढ़ा रहता होगा। कभी भी चेक करा लीजिए अगर कोई इस तरह से सोचता है। कभी भी जब आप किसी के बारे में गलत प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में गलत करने का सोचेंगे, तो उस समय आप परेशान रहेंगे, नींद नहीं आएगी, परेशान रहेंगे, BP बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। कभी कभी तो मैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा निगेटिव, हर चीज में निगेटिव खोजते हैं। मैं तो पूछ लेता हूँ, भाई आपको नींद कैसे आती है? रात में सो लेते हैं, नींद आ जाती है? तो कभी भी निगेटिव किसी के बारे में ना सोचना चाहिए, ना करना चाहिए। अपना काम करते रहना चाहिए। अपने काम में कोई भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अपने कार्य में ईमानदारी से अपना कार्य करते रहिए। जो भी आपका प्रोफेशन है वही आपकी असली राष्ट्रीय प्रति समर्पण है, वही देशभक्ति है, वही सब कुछ है। जरूरी नहीं कि हर कोई जाके सीमा पे गोली चलाएगा, ऐसा तो है नहीं। हम जिस व्यवसाय में हैं उसके प्रति ईमानदार रहें। मैं एक आँख का डॉक्टर हूँ,
मैं अपने मर्जियों के प्रति ईमानदार हूँ। ईमानदार है। यही राष्ट्रभक्ति है। कोई कारपेंटर है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। स्वीपर है, अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहा है, उसकी वही देशभक्ति है। वो राष्ट्र के लिए उसका वही योगदान है, उसको वही करना है। तो हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो काफी तरक्की करते हैं हम लोग। ईश्वरीय योजनाओं में विश्वास रखते हैं? ईश्वरीय योजनाओं, जी नहीं, अभी तो मैंने अपने स्पीच में बताया कि जैसे ईश्वरीय योजनाओं का मतलब हमें लगता है आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर भी कुछ योजनाएं हम लोगों के लिए बनाए रहता है। तो अभी मैंने जो बोला नीट के बच्चों के बारे में कि यदि हम जो चाहते हैं अगर वो हमको नहीं मिलता है ना, तो वो ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है। मतलब ईश्वर कुछ और योजना हमारे लिए बनाया हुआ है, तो उस पर तो बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, हम बस इफर्ट कर सकते हैं, केवल कर्म कर सकते हैं, फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऊपर वाला देता है। और मेरा जो पर्सनल अनुभव रहा है ना जी, कि मुझे हमेशा जो है, जो भी मैं कार्य किया हूँ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किया हूँ, उसमें हमें उम्मीद से ज्यादा हमको रिटर्न मिलता है। शुरू से मैं हेल्थ कैंप स्टार्ट किया, जब मैं शुरू में प्रैक्टिस करने आया गोरखपुर में, तो एक ट्रेंड था कि जो नए डॉक्टर आते हैं वो आसपास के पेरीफेरी में सर्जरी करने जाते हैं, ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं। मैं नहीं गया। मैं अपने क्लिनिक पे बैठता था सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक, कंटिन्यूअस बैठता था। कभी कभी ऐसा होता था कि दिन भर में मैं 10 मरीज देखता था। और उस दौरान जो हमारे समकक्ष बच्चे आए थे वो शाम तक 25-50 हज़ार रुपये कमा के आ जाते थे बाहर से सर्जरी करके, लेकिन वो चीज कभी हमको अट्रैक्ट नहीं की। मैं वही करता रहा। अब आज के डेट में हमारे पास फुर्सत नहीं रहती है कि हम सारे मरीज अपने देख पाए। हम हमारे पास टीम है, कई डॉक्टर्स हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं। अब वहीं अगर हम पैसे के पीछे उसमें शुरुआत में भागे होते तो शायद आज ये स्थिति नहीं रहती। तो हमेशा अपना काम जो है ईमानदारी से और मेहनत से करते रहना चाहिए। फल ऊपर वाला देता है, ऊपर वाला देखता है कि ये आदमी ठीक कर रहा है, इसको कुछ कर दो, इसके लिए कुछ अच्छा करो। बहुत सुंदर। ठीक सर, बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इतना सुंदर अपने जीवन के अनुभवों से तमाम चीजें साझा किया, जो मैं विश्वास रखता हूं, आशा करता हूं कि उनके जीवन में भी वो एक उदाहरण के तौर पर उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। आपके इस मेडिकल के विभाग से लेके उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ऋण बनेगा, एक ताकत बनेगा, जो उनको पुनः ऊर्जान्वित रखेगा और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद चंदन जी।